no goal is not enough. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंशियबिलिटी आज स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है? डिफरेंशियबिलिटी को डेरिवेबिलिटी भी बोला जाता है और डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीटली डिपेंडेंट है कॉन्टिन्यूटी पर। इसका मतलब अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी आज से शुरू करना है तो आपको कॉन्टिन्यूटी आना चाहिए पहले। जिस बच्चे ने अभी कॉन्टिन्यूटी नहीं देखा है वो मेरे पिछले 3 लेक्चर्स को देख सकता है, और जिसने देख लिए चलो शुरू करते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो आज डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे हम। तो डिफरेंशियबिलिटी का बेटा मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन से ही है डिफरेंशियबिलिटी आया है। डिफरेंशिएशन आपने फिजिक्स में जब बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा होगा उसको, है ना? तो तब आपको क्या पढ़ाया गया था? तो ज्योमेट्रिक मीनिंग और फिजिकल मीनिंग इसका एक बार पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इसका? ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? आपको बोला गया होगा ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व इफ dy by dx exists at that point। देखते हैं बेटा क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो हमारे पास एक कर्व है, ठीक है बेटा, एक कर्व है। अब क्या हो रहा है, मान लो कोई एक x पॉइंट a है, x इक्वल टू a, इस पर हम टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट आप सब जानते होंगे क्या होता है। टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व के किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल थीटा बना रही होगी। तो इस थीटा का अगर टेंजेंट ले लें तो वही क्या होता है बेटा? स्लोप dy बाई dx। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यही आपने पढ़ा होगा किसमें? फिजिक्स में अभी तक के लिए, ठीक है। और आपको ये भी बताया होगा, अगर मैं इसके फिजिकल मीनिंग की बात करूं, फिजिकल मीनिंग ये बताया होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ये आपको बताया। जैसे एक्सेलरेशन के लिए क्या बोलते हैं? dv बाई dt। dv बाई dt का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको डिफरेंशिएशन का ये आइडिया था कि डिफरेंशिएशन से हमें मिलता क्या है। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? ये एक टेंजेंट की स्लोप होती है। और फिजिकल मीनिंग क्या है? ये चेंज बताता है ना? किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो बताता है डिफरेंशिएशन। अब ये फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। एग्जिस्टेंस के बारे में ध्यान देंगे बेटा। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट है आपके पास x इज इक्वल टू a, और x इज इक्वल टू a का राइट नेबर और लेफ्ट नेबर क्या होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। अब इसका लेफ्ट नेबर को बोल देते हैं a माइनस एच, और इसके राइट नेबर को बेटा हम बोल देते हैं a प्लस एच। कोई दिक्कत, कोई डाउट अगर इसमें आपको है तो बताओ, ठीक है। अब क्या करना है, मान लो बेटा इसको नाम मैंने दे दिया a, इस पॉइंट को नाम दे दिया b, और इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया c। मैंने क्या किया, इस a को b से जोड़ दिया और इस b को c पॉइंट से मैंने जोड़ दिया। कोई दिक्कत है तो बता दो। जब मैं फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स में, अगर मैं फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में x की वैल्यू a पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा मुझे f ऑफ a, ठीक बात है। और जब मैं a माइनस एच पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? f ऑफ a माइनस एच। और जब मैं a प्लस एच पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? f ऑफ
a प्लस एच मिलने वाला है। कोई दिक्कत इस चीज़ में है तो बताओ। मैंने क्या किया, ये एक लाइन ले ली, इधर से एक लाइन ले ली। अब क्या हुआ होगा बेटा, इसका एंगल कितना है मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं θ1 है, और ये एंगल एज्यूम कर लेते हैं बेटा कितना है, θ2 है। इसको नाम दे देते हैं d और इसको दे देते हैं बेटा e। समझ आ गई ये बात। अब ध्यान दो, अगर आपसे कोई पूछे कि tan θ1 कितना होगा, tan θ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BE लेंथ अपॉन AE क्या होगा, BE अपॉन AE। BE लेंथ कितनी होगी बेटा, देखो ये लेंथ कितनी है f ऑफ a, ये लेंथ कितनी है f ऑफ a माइनस h, तो BE लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h। बताओ सही कह रहा हूं गलत, तो BE लेंथ हो जाएगी f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन AE कितना बेटा, AE, A में से a माइनस h जाएगा तो कितना मिलेगा, ये लिखा हुआ है h अपॉन कितना हो गया बेटा, h हो गया। ये बात समझ आ गई है कि नहीं आई है, समझ आ गई। अगर सिमिलरली tan θ2 की बात करें तो सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, CD अपॉन BD, CD बाय BD। CD कितना होगा बेटा, ये लेंथ कितनी होगी, टोटल में से अगर इतनी लेंथ माइनस कर दूं तो CD मिल जाएगा। ये लेंथ है f ऑफ a प्लस h, ये लेंथ है f ऑफ a, तो ये लेंथ कितनी आ गई, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। कोई दिक्कत यहां तक अगर है तो बताओ, ठीक है। तो हमारे पास tan θ1 और tan θ2 दोनों आ गए हमारे पास। अब अगर आपको कोई बोले कि ये इसका लेफ्ट नेबर है, ये इसका राइट नेबर है, तो आप क्या बोलोगे, h कितना रहा होगा, h तो बहुत छोटा रहा होगा बेटा। जब h हमारे पास बहुत छोटा रहा होगा तो ये फिगर कैसा बना होगा, ध्यान देना। मान लो ये B पॉइंट था, तो A पॉइंट कहां होगा, A भी तो यहीं पर ही होगा बेटा, A पॉइंट भी यहीं होगा, और राइट नेबर भी कहां होगा, बिल्कुल पास होगा बेटा C। यार देखो ना, अगर ये A है तो यही B है, बिल्कुल चिपके हुए हैं, इनके बीच में कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा पास है बेटा A और C। तो अगर A, B और C को अब जोड़ेंगे, पहले A को B से जोड़ रहे थे, B को C से, लेकिन H जो है वो बहुत ही छोटा है, बिल्कुल पास है, तो ABC ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। तो अगर इससे जोड़ने वाली लाइन बनाऊंगा तो क्या मिलेगी, वो टेंजेंट ही तो मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, टेंजेंट। तो जो AB और BC का जो एंगल है बेटा, उस केस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें पता है इफ h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, tan θ1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, tan ऑफ θ2 के। tan θ1 कितना हो जाएगा, tan θ2, और tan θ1 और θ2 क्या होता है, स्लोप, और वही क्या होता है, dy बाई dx, डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, tan θ1 कितना आ गया, f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h, और tan θ2 कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h हो गया बेटा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। और ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। अब देखो f ऑफ a और a माइनस h से ये tan θ1 क्या हुआ, dy बाई dx ही तो है, लेकिन लेफ्ट वाला है तो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इस वाले को क्या बोलते हैं बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ आ गई। तो किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, इसका क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। क्या ये बात आपको समझ आ गई है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा और वो फाइनाइट क्वांटिटी होंगी दोनों, तो मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट पर फंक्शन डेरिवेबल है। अगर ये इक्वल नहीं आते तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं बेटा, कंडीशन फॉर द डेरिवेटिव टू एग्जिस्ट। डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या थी, अभी हमने पढ़ा था,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव should be is equal to right hand derivative and this should be equal to a finite quantity. यही है बस पूरे चैप्टर का थ्योरी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। यहां लिमिट क्यों लगाई मैंने, क्योंकि h बहुत छोटा है, 0 को टेंड कर रहा होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। बेटा ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये होता है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है एट x इक्वल टू a पर। समझ आ गई बात, नोट करो इसको फटाफट। लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है ये आज हमें देखना है। कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी में मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है उसको हम प्रूव कर लेंगे। इफ अ फंक्शन fx is derivable at x equal to a, then it must be continuous, then it must be continuous at x equal to a। कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पर डेरिवेबल है तो कंफर्म है कि वो x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस भी होगा। अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पर डेरिवेबल है तो कंफर्म है कि वो x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस भी होने वाला है। देखते हैं कैसे। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या ऐसा होता है, प्यारे बच्चों यही तो पढ़ा था हमने, f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h, यही तो होता था कंटिन्यूटी। अगर मैं यही प्रूव कर दूं तो मैं मान लूंगा कि है ना फंक्शन डेरिवेबल है। तो ध्यान देते हैं, मैं देखो एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मान लेते हैं सॉल्व करके t आएगा, सॉल्व करके t आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, कुछ भी, इसकी वैल्यू t है। कोई दिक्कत है मानने में तो बताओ, नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको h से डिवाइड कर दिया और h से मल्टीप्लाई, इसको मैंने h से डिवाइड कर दिया और h से मल्टीप्लाई। सेम क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये शक्ल क्या दिख रही है क्या कुछ, ये शक्ल क्या है बेटा, ये शक्ल है राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव इनटू कितना h, राइट हैंड डेरिवेटिव इनटू h। अब हमें क्या बोला गया, फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन डेरिवेबल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आई होगी, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आई होगी। ये कितना आया होगा, कुछ फाइनाइट, और फाइनाइट इंटू h कितना होता है, फाइनाइट इंटू 0 कितना होता है बेटा, फाइनाइट इंटू 0 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो हमने क्या देखा कि t की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और t किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो इसका मतलब f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a कितना आ गया बेटा, 0। तो यहां से क्या पता लगा, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, f ऑफ a, f ऑफ a प्लस h कितना आ गया, f ऑफ a के बराबर आ गया बेटा, f ऑफ a प्लस h किसके बराबर आ गया, f ऑफ a के बराबर आ गया, हाँ या ना, समझ आ गई बात। और यही हमको प्रूव करना था, ये सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए कि
फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हमने सीखा क्या, फंक्शन डेरिवेबल है तो पक्का फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। समझ रहे हो बात? ठीक है, छोटे छोटे से 4 पॉइंट लिखवाता हूं, मजा आ जाएगा और समझ आ जाएगी कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको आप। देखो बेटा मैं 4 पॉइंट लिखवा रहा हूं। अगर फंक्शन डेरिवेबल है, फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो आप क्या बोल सकते हो, फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक बात है, ये अभी किया था। दूसरी बात, फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो क्या होगा, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कांट से हम कुछ नहीं कह सकते। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, जरूरी नहीं है डेरिवेबल होगा। अगर डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ये तो हमने प्रूव कर लिया। अगर डेरिवेबल नहीं है तो जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूअस है, हो भी सकता है नहीं भी। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे ये देखो, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया। अगर मैं बोलूं चेक डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, एक 0 प्लस होता है और एक क्या होता है 0 माइनस। 0 प्लस का मतलब क्या है बेटा, ये तो 0 प्लस पे स्लोप कितनी आ रही है, स्लोप ही तो होता है dy बाई डी एक्स। इसमें tan थीटा कितना आ रहा है 45 और ये कितना आ गया 1, और 0 माइनस का मतलब पॉइंट कहीं यहाँ होगा, तो इसकी स्लोप कितनी आ रही है tan 135 और इसकी स्लोप कितनी आ गई बेटा -1। तो फंक्शन यहां पर डेरिवेबल नहीं है। देखो इक्वल नहीं आ रहे दोनों, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस तो था, पेन उठाना नहीं पड़ा। तो अगर फंक्शन डेरिवेबल नहीं है तो हम कमेंट नहीं कर सकते कि वो कंटिन्यूअस भी नहीं है। हो सकता है, देखो इस केस में कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम श्योर हैं फंक्शन नॉन डेरिवेबल भी होगा। क्यों, फंक्शन ने बोला अगर डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंफर्म है ये। अब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डेरिवेबल होने का क्या मतलब है, क्योंकि इसकी तो प्राइमरी कंडीशन यही थी, डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा। फोर्थ, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि डेरिवेबल होगा कि नहीं। ये वाला केस ले लो, देखो कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा, डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा। मतलब डेरिवेबिलिटी के लिए कंटिन्यूअस एक बेसिक चीज है, मतलब चाहिए, रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है ये चीज। अगर डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा, नॉन डेरिवेबल है तो कमेंट नहीं कर सकते कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो हम कमेंट नहीं कर सकते कि डेरिवेबल होगा कि नहीं होगा। देखो कंटिन्यूअस था लेकिन डेरिवेबल नहीं था। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत इस चीज में नहीं है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बोर्ड जो पूछता है, बोर्ड का बेटा 3 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड कि डिफरेंशिएट करो फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, बोर्ड्स में लिख देता हूं, इसका जेईई मेंस और एडवांस से कोई नाता नहीं है। जेईई मेंस और एडवांस से इस मेथड का कोई नाता नहीं है, लेकिन बोर्ड इसी मेथड से पूछेगा। कोई और मेथड लगा दोगे तो नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। क्या है, डिफरेंशिएट with respect to, with the help of first
प्रिंसिपल मेथड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। समझो बात को। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या था? वही लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये आपको क्या दे देगा? ये एफ डैश ए दे देगा बेटा, डिफरेंशिएशन। ये क्या दे देगा? एफ डैश ए, डिफरेंशिएशन। ठीक है ना बात? मैं करके दिखाता हूं आपको। आप राइट हैंड डेरिवेटिव लगा लो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों में से कोई एक लगा लो, आंसर सेम आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है बेटा? सेम आने वाला है। आप राइट हैंड डेरिवेटिव लगाओ या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाओ, आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे मान लो आपको कोई बोले कि एफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब है। एफ एक्स कितना है बेटा? एक्स क्यूब है। तो इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ। तो आप लोगों ने रट रखा होगा सर इसका डिफरेंशिएशन तो 3x² होता है। रट रखा है कि नहीं? आपने रटा हुआ है सर इसका डिफरेंशिएशन 3x² होता है। अगर आप क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करके दिखाओ, आपने एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² लिख दिया, तो पता कितने नंबर मिलेंगे? 0 नंबर मिलेंगे। बोर्ड में आपको 0 नंबर मिलेंगे, चाहे आपका आंसर बिल्कुल सही है लेकिन नंबर नहीं मिलने वाले इसमें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालना है। तो देखो एफ डैश एक्स क्या होता है बेटा? ये देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले मैं पूरा कर लूँ फिर आप नोट करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। हमें ये निकालना है बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये क्या दे देगा हमें? एफ डैश एक्स। और यहाँ पर लिमिट क्या है बेटा? h टेंडिंग टू 0। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। फंक्शन क्या है? फंक्शन है एक्स क्यूब। फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब। इनपुट को क्या कर देना है? x प्लस एच। तो ये हो जाएगा x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ? x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। अब ध्यान दो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² माइनस में एक्स क्यूब चल रहा है अपॉन में कितना बेटा? h। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो हुआ क्या? h बच गया नीचे, तो h कैंसिल आउट किया तो यहाँ पावर 2, यहाँ से h कैंसिल आउट, यहाँ से एक h कैंसिल आउट। अब h को रखना क्या? मैं 0। अगर मैं h को 0 रखूंगा तो बेटा ये कितना बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। यहाँ तो h है ही नहीं, और यहाँ पे h को 0 रखूंगा तो कितना बन जाएगा? 0। तो अब हमारे पास बचा क्या? सिर्फ हमारे पास बचा 3x²। हमारे पास कितना बचा बेटा? 3x²। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो यही तो था बेटा। इसी मेथड से सॉल्व करके आए हैं, जिनको हमने आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता दिया और आप डिफरेंशिएट जल्दी करने लग गए हो। लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं मानता। बोर्ड कहता है हमें ऐसे ही चाहिए। समझ आ गई बात? इसको नोट करो। ऐसे 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा जो बोर्ड में आते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जेईई मेंस कैसे पूछता है, एडवांस कैसे पूछता है। ठीक है, नोट कर लो। इसका बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? साइन एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। एफ डैश एक्स कितना होता है बेटा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यही तो होता है। तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा बेटा? साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। कोई दिक्कत है तो बताओ? फिर कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन एच। हाँ या ना बेटा? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत इसमें अगर आपको लग रही है तो बताओ। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? देखते हैं इसको। इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन ले सकता हूं क्या? तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन एक्स कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच बाई एच। सही बात? हाँ या ना बेटा? ये तो बेटा 1 है, नर्सरी में पढ़ लिया था, साइन एच बाई एच 1 होता है। तो यहां से तो क्या मिल गया? कॉस एक्स। मैंने क्या किया? एक h से मल्टीप्लाई और एक h से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन एक्स इंटू कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस कॉस एक्स लिख दूँ यहाँ पे सिर्फ। हाँ या ना बेटा? ये वैल्यू स्टैंडर्ड याद रखवाई हुई है माइनस हाफ। क्या लिखवा रखी है? माइनस हाफ। अब h को क्या रखना है? 0। अब 0 इंटू कुछ भी क्या होगा? 0 दे देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? कॉस एक्स। हम जानते थे बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। हम जानते थे, ये बात जानते थे कि नहीं जानते थे? ठीक है, तो ऐसे करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा आपको। सर क्या बोरिंग है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स आता तो है। बोरिंग का कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है नंबर लेने से। और नंबर कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे, अदरवाइज 0 मिलने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन और करते हैं। सबसे प्यारे फंक्शन पे जाते हैं डिफरेंशिएशन के मामले में। अगर हम देखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स। ई रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेस टू द पावर एक्स। सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। तो क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ऐसे करना पड़ेगा। तो क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है यहाँ पे? ई की पावर एक्स। तो क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एच। हाँ या ना? तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एच। बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? ई की पावर एक्स कॉमन ले लूँ बेटा, तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर x कॉमन ले ले तो कितना आ गया? e की पावर s h माइनस 1 अपॉन h। अब ध्यान दो, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h कुछ देखा देखा लग रहा है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म थी लिमिट के केस में। ये क्या देता था आंसर? 1। तो कितना आ गया? e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? e की पावर x ही तो होता था बेटा। ठीक है, समझ आ रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन आप करो, फिर देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार ट्राई कर लेना आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। एफ एक्स कितना आ गया? साइन एक्स रेस टू द पावर 1/3। साइन एक्स रेस टू द पावर 1/3। ट्राई कर लो एक बार, इसको ट्राई कर लो एक बार। देखते हैं बेटा क्या करेंगे। क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या होता है? f ऑफ x प्लस h लिख देता हूं, चलो, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। तो क्या करना है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h का मतलब क्या है? साइन x प्लस h होल पावर 1/3 माइनस
साइन एक्स की पावर 1/3 अपॉन एच, ऐसा होगा। सही है बात बेटा कि नहीं? अब ध्यान दो, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है बेटा? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ए माइनस बी कितना हो गया बेटा? ए माइनस बी हो गया आपके पास, इस पूरे को नीचे डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस चीज़ में किसी को अगर डाउट है तो बताओ। नहीं? अब ए क्या मान लिया मैंने? ए हो गया साइन एक्स प्लस एच की पावर 1/3, ये ए हो गया। और b कितना हो गया हमारे पास? b हो गया साइन एक्स की पावर 1/3। b कितना होगा बेटा? साइन एक्स की पावर 1/3। ठीक है, तो a माइनस बी हो गया a माइनस बी। तो इस a माइनस बी की जगह ये पूरा फॉर्मूला लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? लगा सकता हूं। ध्यान दो बेटा, इसका क्यूब क्या होगा? a क्यूब, a का क्यूब क्या होगा? 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा साइन एक्स प्लस एच। माइनस बी क्यूब कितना होगा बेटा? इसका क्यूब साइन एक्स अपॉन में एक एच तो चल ही रहे इनटू ये आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए का स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर होगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच की होल पावर 2/3 साइन एक्स की पावर 2/3 प्लस साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स दोनों की पावर कितनी? 1/3। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, ये सॉल्व नहीं कराऊंगा अब मैं, ये सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि पिछला ही क्वेश्चन हमने ये किया है। साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स का आंसर क्या आया था सॉल्व करके? बेटा कॉस एक्स आया था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस एच की पावर 2/3 प्लस साइन एक्स की पावर 2/3 प्लस साइन एक्स प्लस एच की पावर 1/3 इंटू साइन एक्स की पावर 1/3। समझ आइए बात की नहीं आई है? ठीक है, अब हमने h को रखना क्या बेटा? 0। h को 0 रखोगे तो क्या बचेगा? साइन x की पावर 2/3 साइन x की पावर 2/3 साइन x साइन स्क्वायर x की पावर 1/3 कितना? साइन स्क्वायर x की पावर 2/3। तो बेटा सीधा सीधा आंसर बच गया cos x अपॉन 3 टाइम्स साइन x की पावर 2/3। ये इसको डिफरेंशिएट करके आ गया बेटा। अगर आप डायरेक्ट भी करते ना इसको, है ना, डायरेक्ट करते तो चेन रूल से, तो चेन रूल से भी आंसर आपका क्या आने वाला था? यही आने वाला था। लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे इसी मेथड से। तो आप एक बार एनसीईआरटी के जो ऐसे क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल वाले, आप एक बार उनको ट्राई कर लेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। समझ आ गए? फर्स्ट प्रिंसिपल से अब सारे क्वेश्चंस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे करवाता हूं जो जेईई मेंस और एडवांस पूछता है। 2 क्वेश्चन करेंगे बेसिक वाले, आगे की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो आज इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन है मेरे पास मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, और बोला गया है चेक इट्स डेरिवेबिलिटी। बेटा डेरिवेबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक ही बात है। एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक की जाए क्या है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बेटा, फंक्शन का डिफाइन होना बहुत जरूरी है। मॉड कैसे डिफाइन होता है? चेक किया जाता है जीरो कहां पर बन रहा है, ये जीरो बन रहा है x इक्वल टू 1 पर। कहां पर जीरो बन रहा है? x इक्वल टू 1 पर। जब x की वैल्यू आप 1 से बड़ी रखोगे बेटा, अंदर पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव? पॉजिटिव बनेगा।
तो मतलब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो मॉड कैसे खुलेगा? प्लस साइन के साथ खुलेगा मॉड। मॉड कैसे खुलेगा? प्लस साइन के साथ। और जब x की वैल्यू छोटी होगी 1 से, जब x की वैल्यू छोटी होगी 1 से बेटा, तो ये कैसे खुलेगा? नेगेटिव साइन के साथ। तो माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1। कोई दिक्कत यहां पर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन बन गए हैं। क्या बन गए हैं? फंक्शन। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर दो बेटा। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा? माइनस 1। बेटा यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएं क्या? बोलो, लगा के दिखा देता हूँ। चलो, ये राइट वाला है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या होगा? f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो क्या होगा? x प्लस एच के लिए, 1 प्लस एच के लिए फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला। 1 प्लस एच के लिए फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? हर x को क्या लिख देना है? हर x को 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है? 0 अपॉन एच। तो क्या आ गया? h बाई एच, और h बाई एच कितना आ गया? 1। देखो डेरिवेटिव इसका 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इसका भी चेक कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ 1 ही लिख लेते हैं, a क्यों लिखना? f ऑफ 1 माइनस h अपॉन h। बेटा 1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 पर चेक करना है। f ऑफ 1 कितना आ रहा है? f ऑफ 1, x को 1 पुट करेंगे 0 आ रहा है, माइनस 1 माइनस h। यहां पे हर x को क्या लिख देंगे बेटा? हर x को लिख देंगे 1 माइनस h। तो माइनस टाइम्स 1 माइनस h प्लस 1 अपॉन h। तो क्या हो जाएगा बेटा? तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस h, तो आ जाएगा एक माइनस h। 1 से 1 कट जाएगा, माइनस h अपॉन h कितना दे देगा बेटा? माइनस 1 दे देगा। तो देखो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया? नॉन डेरिवेबल। वैसे इस मेथड की जेईई मेंस और एडवांस में जरूरत नहीं है। फंक्शन आप डिफाइन कर चुके थे, फंक्शन आप डिफाइन कर चुके थे। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का 1, इसका तो 0, माइनस एक्स प्लस 1 का कितना होगा? माइनस 1। तो बेटा ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। वही इतना बड़ा सॉल्व करके आया था हमारे पास। ये मेथड तब लगेंगे जब स्कूल में आएगा। जेईई मेंस और एडवांस का कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गई? इसका मैं आपको एक बार ग्राफ भी बना के दिखा दूं। ग्राफ बना के दिखा देता हूं। मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है? ये आ गया 1, तो ये ग्राफ है मॉड ऑफ x माइनस 1 का बेटा। तो ये मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है। तो x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही है, डेरिवेबल है कि नहीं। 1 से बड़े पे देखो बेटा स्लोप कितनी आ रही है? पॉजिटिव। और 1 से छोटे पे देखो बेटा स्लोप कितनी आ रही है? नेगेटिव। बेटा 1 से छोटे पे स्लोप नेगेटिव आ रही है, 1 से बड़े पे स्लोप कितनी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। हाँ या ना? वही आ रहा था, देखो यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे माइनस 1। तो हम क्या देखेंगे? अगर जिस ग्राफ में अगर चोंच बन रही है, तो जिस जिस जगह चोंच बनेगी ना बेटा, उस जगह पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। सीधी सी बात है। जहां जहां चोंच बनेगी, दिख रहा है ना, क्योंकि चोंच बनने से क्या हो रहा है? एक टेंजेंट ऐसा निकल गया, एक टेंजेंट ऐसा निकल गया, स्लोप अलग आ गई ना। समझ आ गई बात? एक क्वेश्चन और करते हैं आज, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे का। बेटा हम ग्राफ से भी बता सकते हैं, जिसको ग्राफ बनाने आते हैं, फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स, चेक इट्स डेरिवेबिलिटी।
एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे डेरिवेबिलिटी चेक करो। तो क्या करोगे, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, नहीं पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ln x का ग्राफ बनाए, ये होता है ln x का ग्राफ। तो ये 1 पॉइंट होता है, 1 से ऊपर ln x का देता है पॉजिटिव आंसर, और 0 से लेके 1 के बीच में आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है बेटा। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो ये प्लस साइन की तरह खुलेगा, और जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ये माइनस साइन की तरह खुलेगा। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसका कितना आ रहा है बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो क्या होगा ln 1 प्लस एच माइनस ln 1 अपॉन एच। ठीक है बेटा, ln 1 कितना होता है, 0, तो हमारे पास क्या बच गया, ln ऑफ 1 प्लस एच बाई एच। ये तो बेटा स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एच बाई एच कितना देता है, 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है, माइनस लॉग 1 माइनस एक पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ln 1 माइनस एच अपॉन एच। बेटा ln 1 0 हो गया, हाँ या ना। अब फिर वही log 1 प्लस एच बाई एच 1 होता है, तो log 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच कितना होगा बेटा, ये भी 1 होगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके, -1 आ गई। तो बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1। तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन डेरिवेबल हो गया। आप कहोगे सर इसको ग्राफ बना के एक बार सिखा दो हमें, ग्राफ में चोंच बन रही है कि नहीं, देख लेते हैं चोंच बन रही है कि नहीं। बेटा ये ग्राफ किसका है, ये ln x का ग्राफ है, ये ln x का ग्राफ है, x इक्वल टू 1, सही है। अब क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। मॉड लगा हुआ है मतलब हमेशा आउटपुट क्या निकल कर आने वाला है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता। तो जितना ये नेगेटिव आंसर है इसको आप क्या कर दोगे, ऐसा बना देंगे ग्राफ। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, चोंच बन गई है कि नहीं बन गई। और चोंच x की किस वैल्यू पर बनी है, x इक्वल टू 1 पर, इसलिए फंक्शन डेरिवेबल 1 पर नहीं आया है। समझ आ गई है बेटा, ठीक है। तो डेरिवेबिलिटी का आपको इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन मिल गया कि डेरिवेबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो कमेंट करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।